हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल्स हैं तो वो किस तरीके से दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ये पहले डिस्कशन कर रखा है कि जो हमारी संविधान है ये एक किताब की तरीके से है और हर किताब के अंदर जो भी मैटर दिया रहता है उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए उसमें सबसे पहले एक इंडेक्स दिया हुआ रहता है। उसी तरीके से हमारा जो संविधान है उसके अंदर भी इंडेक्स के फॉर्म में चीजें दी गई हैं। और जैसा कि एक किताब के अंदर जो विषय सूची होती है, जो इंडेक्स होता है, वहां पर बताया गया रहता है कि किस भाग में कौन सा मुद्दा डिस्कस किया हुआ है। और जैसा कि किसी भी किताब के अंदर एक क्रोनोलॉजी के अंदर चीजें दी गई रहती हैं, जो सबसे बेसिक एलिमेंट होता है उस पूरे सब्जेक्ट का वो सबसे पहले दिया रहता है और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी को बढ़ाया जाता है या फिर जरूरत के हिसाब से उसमें चैप्टर्स को या टॉपिक्स को डिस्कस किया गया रहता है। तो कोई भी एक नॉर्मल सी बुक होती है, उस नॉर्मल सी किताब के अंदर सबसे पहले जो बेसिक यूनिट होता है उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो बेसिक यूनिट होता है उसको डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे टफनेस लेवल को बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से जरूरतों के हिसाब से हमारे संविधान के अंदर भी इंडेक्स को दिया गया है। जैसे हमारे संविधान के अंदर जो भी मुद्दे डिस्कस किए गए हैं उसको दिया गया है, समझाया गया है एक इंडेक्स के अंदर, जहां पर यह बताया गया है कि हमारे संविधान नामक किताब में 22 चैप्टर्स का विवरण है और उन 22 चैप्टर्स में एक एक करके क्या डिस्कशन किया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर के अंदर। हमारे संविधान में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स का विवरण दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से 22 चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि हमें ये पता है कि ये जो हमारा संविधान लिखा जा रहा है या फिर जो हमारा संविधान लिखा हुआ है ये भारत देश के लिए है और भारत देश में ये संविधान लागू होगा। जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे भारत देश के लिए कोई भी संविधान नहीं था। ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से शासन किया करते थे, वो अपने अकॉर्डिंग रूल बनाते थे और उसी रूल को इंप्लीमेंट करते थे। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आज़ाद होने वाले थे जब हम, तो जो भी कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल रहा है हमारा, उसके अंदर संविधान सभा की और संविधान की भरपूर तरीके से डिमांड रही है भारतीय लोगों की। तो अब जब संविधान बन जाएगा तो वो संविधान के अंदर सारे प्रावधानों को किस तरीके से लिखा गया है उसको ही डिस्कस करेंगे हम अपने इस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 22 तक सारी चीजों को देखेंगे। तो जैसा कि सबसे बेसिक एंटिटी क्या है, इंडिया के बारे में जानना, क्योंकि ये संविधान जो है ये इंडिया के लिए हो रहा है, इंडिया के लिए लागू होगा। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है कि इंडिया क्या है, इंडिया कहां से कहां तक फैला हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें कितने राज्य हैं, उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कौन से नए राज्य इसमें आ सकते हैं। तो इन सारी बातों को या फिर किस तरीके से राज्यों को दूसरों को दिया जा सकता है, इन सारी बातों को रखा गया है चैप्टर नंबर 1 में। तो अगर एक बेसिक से मैप को देखें तो इस तरीके से अगर हम समझे कि ये अगर इंडिया है तो इंडिया का जो संविधान है वो संविधान जो है इंडिया के पेरीफेरी के अंदर ही लागू होगा, इसके बाहर लागू नहीं होगा, क्योंकि इसके बाहर जो है, इस पेरीफेरी के बाहर जो है दूसरे देश हैं, तो वहां पर यह संविधान लागू नहीं होता है। तो चैप्टर नंबर 1 जो भाग 1 है हमारा, वो बताता है भारत और उसके संघ क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और इसको बताया गया है हमारे आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 के बीच में। तो इसके बाद जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे देश के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश के अंदर है भारत के लोग। हमारे देश के जो लोग हैं वो जो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो और दूसरी चीज ये है कि ये जो संविधान बनाया गया है ये किसकी सुख सुविधा के लिए बनाया गया है, तो ये भारत के लोगों की सुख सुविधा के लिए बनाया गया है। जैसा कि हम जान रहे हैं पहले जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो भारतीय लोगों के लिए कोई भी अच्छे प्रावधान नहीं हुआ करते थे, या होते भी थे तो पहले ब्रिटिशर्स अपने आप को देखते थे, उसके बाद इंडियन लोगों के लिए कोई भी बढ़िया कानून या कुछ भी बनाना होता था तो वो बनाते थे। तो अब यहां पर
सारी जो सुख सुविधाएं हैं जो इस संविधान के थ्रू दी जानी है वो किसको दी जानी है, ये क्लियर करना, ये बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जो चैप्टर नंबर 2 होगा वो बताया गया है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में, कि भारत देश का नागरिक कौन है, किस तरीके से कोई नागरिक बनता है और किन किन प्रावधानों से कोई भारत की नागरिकता ले सकता है या फिर उसकी नागरिकता किस प्रकार खत्म की जा सकती है या फिर छीनी जा सकती है। तो भारत देश का नागरिक कौन होगा, किसको ये सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी संविधान के माध्यम से, ये बताया गया है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बताया गया है कि भारत देश कितना बड़ा है, कहां से कहां तक भारत है, भारत के कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, कितने राज्य बाद में भविष्य में बन सकते हैं, निकट भविष्य में अगर भारत चाहे तो दूसरे देश को भी एक्वायर कर सकता है। तो ये सारे प्रावधान बताए गए हैं भाग 1 के अंदर। भाग 2 के अंदर बताया गया है कि भारत देश का नागरिक कौन होगा, नागरिकता को डील किया गया है। इसके अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक के जो प्रावधान है उनको डील किया जाता है सिटीजनशिप के अंदर। इसको डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तीसरी बात जो तीसरे चैप्टर में बताया गया है वो बताया गया है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, वो है फंडामेंटल राइट्स का। जैसा कि हम जानते हैं कि अब देश बन चुका है, मतलब पार्ट 1 में बता दिया गया कि ये देश है, इतना बड़ा देश है, कौन कौन इसके अंदर रहने वाले लोग हैं, कौन से लोग हैं यहाँ के नागरिक और कौन यहाँ के नागरिक नहीं है, ये बता देने के बाद उन सभी लोगों को अधिकार दिए जाएंगे जिन अधिकारों से हमारे भारत के लोग वंचित रहा करते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। उन सारे अधिकारों को दिया जाएगा भारतीय लोगों को, और वो सारे अधिकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक जीवन को जीने के लिए, एक इंसान होने के नाते जो प्रकृति ने हमको अधिकार दे रखे हैं, उन सारे अधिकारों को वर्णित किया गया है, बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करने के बाद जो चैप्टर नंबर 4 है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब ये है डायरेक्शंस, कहने का मतलब जो हमारा संविधान है वो हमारे देश की सरकार को निर्देश देता है कि भारत के लोगों का और ज्यादा अच्छा उन्नति कैसे किया जा सकता है, वो लोग अपने क्या बोल सकते हैं, अपने शासन व्यवस्था में किन तरीके से कानून को रखें या फिर बनाएं कानून को, कि भारत के जो लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाया जाए, उनके लिए और अच्छे कानून बनाए जाएं। तो ये डायरेक्शंस हैं, कहने का मतलब भारत की सरकार को कानून बनाने से पहले कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। उन निर्देशों को रखा गया है किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में, और ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51। जैसा कि हमने डिस्कस किया था आयरलैंड देश के अंदर, तो आयरलैंड में हमने देखा था कि आयरलैंड से ही सीखा है हमने किसके बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अच्छा, ये फंडामेंटल राइट्स का अगर हिसाब देखें तो ये कहां से सीखा हमने, यूएसए से, और ये आयरलैंड। अगर हम देखें इन चार पार्ट्स को देखें तो सबसे पहले हमको हमारे जो फ्रेमर्स थे उन लोगों ने एक देश दिया आजादी के बाद, फिर हमें एक नागरिकता दी, फिर हमें अधिकार दिए, फिर उसके बाद हमें डायरेक्टिव दिए। कहने का मतलब हमारी सरकार को डायरेक्शन दिया जाता है कि हमारे देश के लोगों के साथ हमारे देश के लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो, तो उनको शासन करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। डायरेक्शन दे देने के बाद अब यहां पर अगर आप एक तरीके से सोचे तो हमारा भी कुछ अधिकार बनता है या फिर हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। सबसे पहले हमें एक देश मिल गया, फिर उसके बाद हमें नागरिकता मिल गई, फिर हमें अधिकार मिल गए, फिर हमारे ऊपर किस तरीके से शासन किया जाएगा यह भी बता दिया गया। उसके बाद अब हमसे भी कुछ उम्मीदें की जाती हैं, कहने का मतलब भारत का नागरिक होने के नाते आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, जिसको वर्णित किया गया है भाग 4 क में, दैट इज पार्ट 4A के अंदर आर्टिकल नंबर 51A के अंदर। इसको लिया गया है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने देखा था 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया गया है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। अब देखते हैं
सबसे पहली या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो संविधान बनाया गया है वो क्यों बनाया गया। तो संविधान बनाने का मेन पर्पस ही ये था कि भारत देश के अंदर पहले जो शासन ब्रिटिशर्स किया करते थे, अब उसकी जगह पे शासन कौन करेगा, इंडियन लोग करेंगे। तो इंडियन लोग किस तरीके से शासन करेंगे, हमारे देश के अंदर सरकार व्यवस्था कैसी होगी या फिर शासन प्रणाली किस तरीके से होगी, उसी चीज को बनाया गया है या बताया गया है सबसे पहले इस संविधान के अंदर। संविधान बनाया ही इस पर्पस से गया था कि भारत के लिए भारत के लोग शासन करेंगे या फिर उसके लिए कानून बनाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें, ये भारत का अगर नक्शा देखें हम, तो भारत के अंदर सबसे बड़ी जो सरकार है वो किसकी है, केंद्र की सरकार है। कहने का मतलब भारत के अंदर जो 140 करोड़ आबादी है, उस 140 करोड़ आबादी को डील करने के लिए एक केंद्रीयकृत सरकार का ढांचा तैयार किया गया है और उसको कहते हैं क्या, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का जो भी प्रावधान है वो उसको रखा गया है यूनियन के अंदर, जो कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 के अंदर डील किया जाता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है वो सारा काम करेगी। और केंद्र सरकार के बाद जो चैप्टर नंबर 6 है वो क्या है, स्टेट। चैप्टर नंबर 6 क्या है, स्टेट। तो सबसे पहले पूरे देश के लोगों के लिए कानून व्यवस्था बनाई जाएगी एक केंद्रीकृत सरकार के द्वारा। और उसके बाद हमें यह पता है कि हमारा जो देश है ये एक फेडरल कंट्री है, फेडरेशन है। फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी राज्य होते हैं उनके पास शक्तियां होती हैं। तो केंद्र सरकार के बाद जितने भी राज्य हैं, अभी के टाइम पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य के अंदर 28 सरकारें बनाई गई हैं और 2 केंद्र सरकार के अंदर भी विधानसभाएं हैं, यूनियन मतलब दिल्ली और पौंडीचेरी के अंदर। तो जो राज्य सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से कानून व्यवस्था रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा या काम करने का जो तरीका रहेगा, वो सब बताया गया है किसके अंदर, भाग 6 के अंदर। आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 के अंदर ये पूरा का पूरा हिसाब बताया गया है। तो सबसे पहले क्या हो गया, केंद्र सरकार बन गई जो कि दिल्ली के अंदर बैठती है, और फिर उसके बाद जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में सरकारें आ गई और वो सरकारें किस तरीके से काम करेगी ये बता दिया गया है किसमें, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 7 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको रिपील कर दिया गया है और इसको रिपील किया गया है बाय 7th अमेंडमेंट 1956 के तहत। तो ये एक आसान सा मुद्दा बन जाता है। कहने का मतलब एक तो 7th पार्ट है जिसको रिपील किया गया या हटाया गया है, और किस अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटाया गया है 1956। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश है, अभी जो राज्यों का गठन हुआ है हमारे देश में, वो भाषा के आधार पर हुआ है और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना नहीं चाहते थे हमारे फ्रेमर्स, इसीलिए इसको हटाया गया या हटाना पड़ा। क्योंकि जो हमारे संविधान के अंदर जो हमारे फ्रेमर्स के द्वारा बनाया गया था हिसाब या राज्यों को गठित करने का हिसाब था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप में किया गया था या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे किया गया था। कहने का मतलब अगर ये भारत है तो राज्यों का गठन कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से होगा। कहने का मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यों का गठन किया जाएगा और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। साफ तौर पे ये था हिसाब हमारे फ्रेमर्स का। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा, तो वो जो हिसाब किताब हमारे संविधान में था उसको हटाना पड़ा, और वो 7वां भाग था और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको हटाना पड़ गया। उसके बाद जो भाग 8 के अंदर जो मुद्दा है, भाग 8 के अंदर वो दिया गया है यूनियन टेरिटरीज का। तो देखो, आप सबसे अच्छी चीज यह है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे आप सब सारे पार्ट्स को ऐसे डील कर लें पॉपुलेशन के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, पूरे कंट्री की। तो पूरे कंट्री को डील करने के लिए क्या बना दिया गया, यूनियन गवर्नमेंट बना दिया गया। पूरे कंट्री के पॉपुलेशन को डील करने के लिए क्या बना दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया गया। फिर उसके बाद पॉपुलेशन कहां रहती है, राज्यों के अंदर। तो राज्यों को डील करने के लिए राज्य सरकार बना दी गई। फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज बच गए, तो पार्ट 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यूनियन टेरिटरीज के लिए डेडिकेट कर दिया गया, और ये आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के 242।
हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो भारत के अंदर तकरीबन 32% पॉपुलेशन जो है वो कहां रहती है, शहर में रहती है। तो फिर 68% पॉपुलेशन कहां रहती है, गांव में रहती है। मतलब मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो कहां रहती है, गांवों के अंदर रहती है। तो गांवों को डील करने के लिए आप ध्यान दे सकते हैं पंचायतें, पंचायतों का गठन किया गया। तो पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पंचायतों को बताता है कि पंचायतें किस तरीके से काम करेंगी। और यहां पर जो प्रावधान है आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ के अंदर, और इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ऐड किया गया था। फिर उसके बाद अभी जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां, देश में, फिर राज्य में, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर गांव के अंदर। अब गांव के बाद जो पॉपुलेशन है वो कहां रहती है, शहर के अंदर रहती है। तो फिर यहां पर देखिए आप पार्ट 9A जो है ये म्यूनिसिपैलिटीज का हिसाब किताब बताती है, आर्टिकल नंबर 243P से लेकर के 243ZG। तो देश, फिर राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें मतलब गांव, और फिर उसके बाद शहर। इसके बाद 9B जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का हिसाब किताब जो है इसको ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत इसको ऐड किया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, कहने का मतलब ये वो सोसाइटीज होती हैं जो जनता की हेल्प करने के लिए काम करती हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस के पद्धति पे काम किया करती हैं। और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या फिर भारत सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर जो प्लानिंग्स हैं उसको जनता तक पहुंचाने में जो हेल्प करने वाली संस्थाएं हैं उनको क्या बोल सकते हैं आप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव बैंक्स आप जानते होंगे। तो ये किस पद्धति पे काम करते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और जो भी गवर्नमेंट की जो अच्छी नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने में काम मददगार होती हैं। तो अब जो पॉपुलेशन जो है जो बच गई है वो बच गई है ट्राइबल पॉपुलेशन। पूरे देश की पॉपुलेशन को डील कर लिया, राज्य के पॉपुलेशन को डील कर लिया, केंद्र शासित प्रदेशों की पॉपुलेशन को डील कर लिया, पंचायतों की पॉपुलेशन को डील कर लिया, शहर की पॉपुलेशन को डील कर लिया म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा, और फिर उसके बाद जो लोग बच गए उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू मदद दे दी। अभी भी जो लोग हैं, कहने का मतलब जो ट्राइबल लोग हैं उनका हिसाब किताब बच गया था। तो ट्राइबल लोगों के लिए किस तरीके की शासन व्यवस्था को बनाया जाएगा, गठित किया जाएगा, उसको बताया गया है या वर्णित किया गया है हमारे संविधान के भाग 10 के अंदर। भाग 10 के अंदर डील किया गया है शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, 22 भाग हैं टोटल, 10 तक हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 क्या है, सिटीजनशिप। पार्ट 3 क्या है, तो उन लोगों को अब क्या दे देंगे, फंडामेंटल राइट्स दे देंगे, अधिकार दे देंगे। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 का मतलब हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कहने का मतलब भारतीय जनता के ऊपर किस तरीके से शासन किया जाएगा, ये डायरेक्ट किया गया है डीपीएसपी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का हिसाब किताब है जिसको ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था और हमने इसको कहां से बोरो किया है, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको बोरो किया है। पार्ट 4A के बाद यहां से जो मेन चीज है, कहने का मतलब पूरे देश की पॉपुलेशन को किस तरीके से हमने टैकल करना है, डील करना है, उनके ऊपर शासन करना है, यह बताया गया है पार्ट 5 से लेकर के पार्ट 10 के बीच में। पार्ट 5 जो है वो बताता है कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम किस तरीके से, कहां पे, किस तरीके से किया जाएगा, ये सब बताया गया है किसमें, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 6 में बताया गया है कि राज्यों के अंदर सरकार किस तरीके से होगी, किस तरीके से काम करेगी, वो सारा हिसाब किताब पार्ट 6 में बताया गया है। पार्ट 7 जो है वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना करके किसके हिसाब से करना था, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से करना था, लेकिन समस्या की वजह से या फिर जरूरतों के हिसाब से अभी जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा, इसीलिए पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, हटा दिया गया। फिर उसके बाद पार्ट 8 जो है वो डील करता है आपके यूनियन टेरिटरीज को। पार्ट 9 जो है वो डील करता है किसको, गांव को। गांव से आप याद कर लेंगे क्या, पंचायतें। फिर पार्ट 9A जो है वो डील करता है शहरों को, वहां पे आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज। फिर उसके बाद
कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो पार्ट 9B में दिया गया है, और पार्ट 10 के अंदर दिया गया है ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन या रेगुलेशन किस तरीके से किया जाएगा ये बताया गया है आपके पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अब भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उनके ऊपर क्या कर दिया गया, अच्छे कानून को लागू कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक बच नहीं रहा है, सभी के ऊपर अच्छे कानून का प्रावधान बना दिया गया है। अब जब सब लोग रहेंगे तो उनमें हो सकता है कि क्लैशेस भी आ जाएं। तो यहां पर अब जरूरत क्या है, किस तरीके से कौन रहेगा और किसका रिलेशन कहां पे किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, यह बताया गया है पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 5 से लेकर के पार्ट 10 तक एक एक सिटीजन को डील कर लिया गया। पार्ट 11 में बताया जाएगा कि किसका रिश्ता किससे कैसे होगा, अर्थात केंद्र सरकार का रिश्ता राज्यों के प्रति किस तरीके से होगा, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यह बताया गया है किसमें, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 11 एक ऐसा नंबर है, इसको आप क्या डील कर सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी रिलेशन में आप जाते हैं तो आप कुछ देते हैं, तो 11 जो नंबर है इसी के काउंटिंग में आप क्या है किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, रिलेशन को डील कर सकते हैं। तो रिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं पार्ट 12 की। तो पार्ट 12 के अंदर यह बताया गया है कि भारत देश का जो भी नागरिक है उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, उसके फाइनेंसेस कैसे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, स्यूट्स कैसे होंगे, अर्थात भारत के अंदर जो लोग हैं उनकी संपत्ति का क्या बोल सकते हैं बंटवारा, या फिर उनको संपत्ति किस प्रकार से दी जाएगी, किस तरीके से संपत्ति रहेगी, ये सब बताया गया है किसमें, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर उसके बाद जो पार्ट 13 है वहां पर बताया गया है कि भारत का जो नागरिक है इसको आप देख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने में, मतलब भारत देश के किसी भी कोने में कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहां पर व्यापार कर सकते हैं। तो जो पार्ट 13 है हमारा, पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये बताता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में किसी भी राज्य में जाकर के व्यापार कर सकता है और वहां पर ट्रेड कर सकता है, भारत के किसी भी कोने में आ सकता है और जा सकता है, मतलब रह सकता है, भ्रमण कर सकता है। तो ये बताया गया है पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के आर्टिकल नंबर 307 में बताया गया है। और यहां पर देख सकते हैं पार्ट 12 का आर्टिकल क्या है, 264 से लेकर के 300 कैपिटल ए। अब जैसा कि हम जान रहे हैं 11 में हमने देख लिया कि हमारे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध का जो हिसाब है ये बता दिया गया 11 के अंदर। 12 में बता दिया गया कि भाई साहब आपकी जो संपत्ति है वो किस तरीके से रहेगी, किसकी संपत्ति कहां रहेगी, ये सारा हिसाब बता दिया गया पार्ट 12 के अंदर। जैसे कि आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसके ऊपर कानून क्या रहेगा, ये सब बताया गया है कि इसमें पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फिर पार्ट 13 में क्या बताया गया कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहां पर व्यापार कर सकते हैं। 13 के बाद अब हम आते हैं 14 में। तो पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है वो ये बताया गया कि आप भारत देश के अंदर किसी भी राज्य में जाकर के सेवाएं दे सकते हैं, अर्थात नौकरी कर सकते हैं। केंद्र सरकार की नौकरी, राज्य सरकार की नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, कोई भी नौकरी आप कर सकते हैं पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी जाकर के। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होता है यूपीएससी के थ्रू, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की भी जॉब्स होती हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रावधान है ये किसमें दिया गया है, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के आर्टिकल नंबर 323। अब यहां पर देखते हैं एक चीज लिखी है क्या, ट्रिब्यूनल। पार्ट 14A जो है, पार्ट 14A जो है ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में डील करता है और इसको ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं पार्ट 14A। तो ट्रिब्यूनल क्या होता है, जितने भी संस्थाएं होती हैं, जितने भी ऑफिसेज होते हैं, तो वहां पर काम करने वाले लोगों को कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आती है तो उनकी समस्याओं को डील करने के लिए
क्या बोल सकते हैं, ऑफिस के अंदर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। जैसे कोई बैंक है तो बैंक के अंदर अगर किसी कर्मचारी को कोई भी दिक्कत आती है तो वो अपने ट्रिब्यूनल से डील करेगा या फिर उस ट्रिब्यूनल में जाकर के अपनी समस्या को बताएगा। रेलवे अगर है तो रेलवे में भी ट्रिब्यूनल है, आर्मी है तो वहां पर भी उनकी ट्रिब्यूनल होती है, पुलिस है तो पुलिस की भी अपनी ट्रिब्यूनल होती है। तो आपने सुना होगा कि डिपार्टमेंटल लेवल इंक्वायरी होती है। डिपार्टमेंटल लेवल इंक्वायरी का मतलब उस डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा सेल होता है जो ग्रीवियांस सेल आप समझ सकते हैं, जहां पर किसी को भी कोई भी दिक्कत होगी तो वो अपनी समस्याओं को जाकर के वहां पे कहेगा और उसकी समस्या का समाधान डिपार्टमेंटल लेवल पे किया जाएगा। तो उसी का हिसाब है ये क्या, ट्रिब्यूनल। क्योंकि अगर आपकी नौकरी लग गई सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, तो आपकी अगर प्रॉब्लम कुछ भी आती है तो वो डील किया जाएगा या सॉल्व किया जाएगा ट्रिब्यूनल की मदद से। अगर वहां से भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जैसे भी आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यहां पर इतना होने के बाद पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है इलेक्शंस का प्रावधान कैसे होगा, कि हमारे देश के अंदर इलेक्शन कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे। केंद्र सरकार या फिर लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन, उन सारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए एक संस्था बना दी गई है। कौन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। तो इलेक्शन किस तरीके से होगा, फेयर इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारा प्रावधान बताया गया है हमारे संविधान के भाग 15 के अंदर। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पार्ट 11 क्या है, रिलेशंस को डील करता है। पार्ट 12 जो है वो आपके प्रॉपर्टी को डील करता है। पार्ट 13 में बताया गया है कि आपके पास प्रॉपर्टी तो है, तो अब जाकर के आप दूसरे जगह पर भी व्यापार कर सकते हैं, पूरे भारत के अंदर कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं। और उसके बाद पार्ट 14 जो है बताता है कि भारत देश के अंदर कहीं पर भी जाकर के आप नौकरी कर सकते हैं, सेवाएं दे सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसका काम होता है नियुक्ति करना, तो आप यूपीएससी के थ्रू या स्टेट पीएससी के थ्रू जॉब ले सकते हैं। तो वो सब दिया हुआ है किसमें, पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इतना सब कुछ बढ़िया से होने के बाद इलेक्शन भी आप लड़ सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो इलेक्शन किस तरीके से लड़ना है तो वो सारा हिसाब बताया गया है कि इसमें पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मान लीजिए कि अब इलेक्शन हो गया और नेताजी आ गए, और नेताजी आएंगे तो क्या करेंगे, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने वोटर्स को पकड़ेंगे। तो अपने वोटर्स को वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। और इंडिया के अंदर क्या होता है, रिजर्वेशन। तो यहां पर पार्ट 16 के अंदर क्या है, स्पेशल प्रोविजंस इन द रिलेशन टू द सर्टेन क्लासेस। आर्टिकल नंबर 330 से लेकर के 342 के बीच में बताया गया है स्पेशल प्रोविजंस टू द स्पेशल क्लासेस। वो स्पेशल क्लासेस क्या है, वो स्पेशल क्लासेस है एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और उसके बाद ओबीसी। तो ये जो तीनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इनका रिजर्वेशन का जो हिसाब किताब दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है या कहां बताया हुआ है, तो हमारे संविधान के भाग 16 में ये सारी बातें बताई गई हैं। पार्ट 17, तो जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि मान लीजिए इलेक्शन हुआ, तो भारत के किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है, वहां नेताजी आ जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। फिर उसके बाद वहां आने के बाद, किसी भी राज्य में आने के बाद वो क्या करेंगे, अपने लोगों को क्या करेंगे, स्पेशल प्रोविजंस देंगे, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी को। और स्पेशल प्रोविजन देने के बाद अब जो काम वगैरह वो करेंगे तो वो किस लैंग्वेज में करेंगे, तो वो अपने क्षेत्रीय भाषा में काम करेंगे। जैसे अगर मलयालम के अंदर क्या बोलते हैं, केरला के अंदर सरकार बनती है तो वो किस भाषा में डील करेगी, तो वहां पे मलयाली चलती होगी। फिर उसके बाद तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पे तमिल चलती होगी, कर्नाटका में कन्नड़ चलेगा, महाराष्ट्र में मराठी चलेगी। तो जैसा स्टेट होगा वहां पे वहां की भाषा में काम किया जाएगा। तो हमारे देश के अंदर कौन से ऑफिशियल भाषाएं हैं, किस भाषा में काम करना है, तो वो जो आधिकारिक भाषाओं का हिसाब किताब है वो कहां दिया हुआ है, तो वो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 के अंदर बताया गया है कि ऑफिशियल भाषाएं क्या हैं, किस तरीके से काम करना है। वो पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें दी गई हैं। जैसे लैंग्वेज ऑफ द यूनियन क्या है, लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज मतलब राज्यों की जो भाषाएं हैं वो क्या होंगी। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा क्या है, इंग्लिश। और फिर उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन। तो भाषाओं का जो हिसाब किताब है वो
भाग 17 में दिया हुआ है। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सपोज कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है हमारे देश के अंदर, तो उस केस में प्रॉब्लम को देखते हुए इमरजेंसी का प्रावधान भी लिया गया है। और हम लोगों ने इसको देखा था भारत सरकार अधिनियम 1935 से कि इमरजेंसी लगेगी, और इमरजेंसी के केस में क्या होगा, आपके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से सीखा हमने, तो ये हमने सीखा था जर्मनी से। ये हमने सीखा था जर्मनी से कि आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इमरजेंसी है। और आर्टिकल नंबर 20 और 21 के अलावा जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीन लिया जाएगा। तो इमरजेंसी हमारे देश में कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की इमरजेंसी का विवरण दिया हुआ है हमारे देश के अंदर या हमारे संविधान के अंदर। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 352, फिर उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 356, और उसके बाद होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 18 के बाद आर्टिकल नंबर 19, जिसको बोलते हैं प्रकीर्ण, इसको बोलते हैं मिसलेनियस। अगर आप एक तरीके से इस चीज को समझें कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी लगी हमारे देश में, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर हमारे देश में सबसे पहले तो यह है कि कुछ भी काम होता है तो वो संविधान के तहत होता है, संविधान के तहत ही जाया जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं इमरजेंसी लगानी पड़ी तो कुछ समस्या तो रही होगी हमारे संविधान के भीतर ही। तो जब इमरजेंसी लग जाती है तो जो भी नॉर्मल प्रोसीजर में तो काम नहीं होगा, और वहां पर मिसलेनियस तरीके से काम को किया जाता है। ठीक है, मिसलेनियस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जैसी परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के हिसाब से काम किया जाता है। तो ये जो प्रकीर्ण वाला हिसाब है, आर्टिकल नंबर 361 से लेकर के आर्टिकल नंबर 367, आर्टिकल पार्ट 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिसलेनियस का हिसाब दिया हुआ है। जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि अगर हमारे देश में इमरजेंसी लगानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं दोष हमारे संविधान के अंदर रहा होगा, और जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, जब नॉर्मल कोर्स में हम पहुंच जाएंगे, तो जहां पर भी प्रॉब्लम रही होगी हमारे संविधान के अंदर, हम क्या करेंगे, उसका अमेंडमेंट करेंगे। तो जो पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान का भाग 20 है, वो बताता है अमेंडमेंट्स का हिसाब किताब, कि अगर हमारे संविधान में कोई भी त्रुटि है, समय के हिसाब से अगर कोई जरूरत है उसमें परिवर्तन करने की, तो वो परिवर्तन हम अपने संविधान में करेंगे और कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो संविधान का जो अमेंडमेंट है उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है हमारे संविधान के भाग 20 के अंदर और आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। और हमने देखा था कि जो हमारे संविधान के अंदर अमेंडमेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया था, तो साउथ अफ्रीका से लिया था। आर्टिकल ये पार्ट 21 जो है, पार्ट 21 का हिसाब ये कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा, कि जब देश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश के अंदर ब्रिटिशर्स ने क्या बोल सकते हैं, कैबिनेट मिशन के तहत 3 ऑप्शंस दिए थे हमारे लोगों को या फिर राजा महाराजाओं को। और उस टाइम पे 565 रियासतें थी भारत के अंदर। और जब क्या बोल सकते, देश का बंटवारा हो रहा था या फिर जब संविधान बन रहा था, तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ऑप्शन दिया था राजा महाराजाओं को कि या तो आप भारत ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो कोई भी राजा होगा, उसमें मेजॉरिटी जो राजा थे उनकी कोशिश क्या रहेगी, जिनको लगा कि इंडिया ज्वाइन कर लेना चाहिए वो इंडिया ज्वाइन कर लेंगे, जिनको लगेगा कि पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लेंगे, वो उनके विल पे था। लेकिन बहुत सारे ऐसे राजा होंगे जो किसी को मिलना नहीं चाहेंगे और वो स्वयं का अपना देश बनाने की कोशिश करेंगे। तो जो भी लोग भारत में मिलना नहीं चाहते थे, तो उनको भारत में मिलाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, उनको कुछ छूट दिए गए, कुछ सुख सुविधाएं दी गई। तो वो जो भी डीलिंग्स हुई कि कौन सा राज्य या फिर कौन सा साम्राज्य या राजा महाराजा भारत में मिलने के लिए
कितने प्रोविजंस मांग रहा है या कितने छूट मांग रहा है, तो वो सारे स्पेशल प्रोविजंस किस राज्य को कितना दिया गया है, वो सब कुछ वर्णित है कहां पे, भाग 21 में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, वो स्वयं का एक देश बनाना चाहते थे। तो कहने का मतलब उनको आर्टिकल नंबर 370 के तहत आर्टिकल नंबर 370 के तहत स्पेशल प्रोविजन दिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग झंडा हो सकता है, वहां का अपना संविधान हो सकता है, बस वो भारत में मिल ले। तो उसी तरीके से भारत के अंदर जो भी रियासतें थी जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, उनको भारत के जो फ्रेमर्स थे, जो संविधान के जो फ्रेमर्स थे या फिर जो भारत निर्माण करने वाले लोग थे, खास तौर पे जो पटेल साहब थे, उन्होंने उन सारे रियासतों को क्या किया, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए और उनको भारत में मिलाया। तो जिस भी साम्राज्य को जो भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, उसका वर्णन कहां किया गया है, भाग 21 के अंदर। अब बात करते हैं भाग 22 की। तो भाग 22 के अंदर यह है कि जो हमारा पूरा संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया था, तो उसका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी के अंदर और फिर उसके बाद कुछ रिपील किया गया है। जो ब्रिटिशर्स का रूल था, कहने का मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935, उसको हटाया गया और हमारा संविधान लागू किया गया। जो इंडिपेंडेंट एक्ट था उसके जो प्रावधान थे, कहने का मतलब हटाया तो नहीं गया, लेकिन उसकी जगह पर खास तौर पर लागू क्या किया गया, हमारा जो संविधान था, हमारे जो भारत का संविधान था, उसको लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 के अंदर। तो भाग 22 के अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, जो हमारा संविधान लिखा गया है उसी का हिंदी वर्जन है और जो पुराने ब्रिटिशर्स के रूल रेगुलेशन लागू थे उसकी जगह पे अब हमारा भारत का संविधान लागू होगा। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें कि आर्टिकल जो हमारे सारे के सारे संविधान के अंदर जो जितने भी भाग हैं, तो कौन सा भाग किस मुद्दे के लिए डील करता है, ये सब हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।